नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। गुरुवार को बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंत में बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी ने 25,800 के ऊपर टिके रहकर थोड़ी मजबूती जरूर दिखाई, लेकिन कुल माहौल कमजोर ही रहा। सेंसेक्स करीब 78 अंकों की गिरावट के साथ 84,482 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी सिर्फ 3 अंक फिसलकर 25,816 पर क्लोज हुआ। एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:3 रहा, जो ये दिखाता है कि दबाव ज्यादा स्टॉक्स पर बना हुआ था। तकनीकी नजरिए से निफ्टी ने 25,700 के आसपास का अहम सपोर्ट बचाए रखा है, जो पिछला स्विंग लो भी है। अगर ये लेवल टूटता है तो आगे और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 25,950 के आसपास 20 डीमा एक बड़ा रुकावट बना हुआ है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिकता नहीं है, तब तक अगली तेजी की शुरुआत मुश्किल मानी जा रही है। फ्रंटलाइन इंडेक्स कमजोर रहे, लेकिन मिड कैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप इंडेक्स 203 अंक चढ़कर 59,592 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी चुनिंदा मिड कैप्स में बनी रही। बैंकिंग शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिली और निफ्टी बैंक इंडेक्स 14 अंक गिरकर 58,913 पर बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर के कमजोर रहने से बाजार को खास सपोर्ट नहीं मिल पाया। आईटी सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया, खासकर एक्सेंचर के Q1 रिजल्ट से पहले। टीसीएस और टेक महिंद्रा दोनों में करीब 2% की तेजी आई, जिससे आईटी इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। एविएशन सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिली। इंटरग्लोब एविएशन करीब 3% चढ़ा, जब कंपनी के सीईओ ने कहा कि एयरलाइन के लिए सबसे मुश्किल दौर अब पीछे छूट चुका है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई, जब सेबी ने एक्सपेंस रेशियो से जुड़े नियमों में बदलाव किया। एचडीएफसी एएमसी करीब 7% उछलकर इस सेक्टर में सबसे मजबूत शेयर बनकर उभरा। फार्मा सेक्टर में दबाव देखने को मिला। सन फार्मा करीब 3% गिरा, जब यूएस एफडीए ने इसके बसका प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कैटेगरी में रखा। मेटल सेक्टर मिला जुला रहा, लेकिन हिंड जिंक ने मजबूती दिखाते हुए 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की। चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने से इस स्टॉक को सपोर्ट मिला। इंडियन रुपी ने दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ी बढ़त जरूर गंवाई है, लेकिन इसके बावजूद ये आज मजबूती में ही ट्रेड कर रहा है। बुधवार के 90.37 के मुकाबले रुपया हल्का मजबूत होकर करीब 90.31 प्रति डॉलर के आसपास बना हुआ है। कल एनएसई कैपिटल मार्केट में एफआईआई ने करीब 1,449 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। वहीं डीआईआई ने भी लगभग 587 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसने बाजार में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों की तरफ से सपोर्ट दिया। अब बात गिफ्ट निफ्टी की करें तो शाम करीब 7 बजे गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,924 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी के पिछले क्लोज से करीब 100 पॉइंट ऊपर है। इससे संकेत मिलता है कि कल की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। बाजार में अचानक आई रिकवरी का सबसे बड़ा कारण भारत और ओमान के बीच साइन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA रहा। इस समझौते के तहत भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को ओमान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका खुल गया है। इस CEPA के जरिए ओमान भी अपने करीब 98% प्रोडक्ट्स भारत में बिना ड्यूटी के भेज सकेगा। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन खास तौर पर भारत का एक्सपोर्ट मजबूत होने की उम्मीद है, जो बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। इस ट्रेड एग्रीमेंट से टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और इससे जुड़े कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी खबर के बाद सुबह 10 बजे के बाद बाजार में तेज रिबाउंड देखने को मिला। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएस मार्केट में पिछले सेशन में कमजोरी रही थी, लेकिन डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स आज सुबह पॉजिटिव मूड में दिखे। इससे उम्मीद बनी है कि यूएस मार्केट में आज बेहतर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एशियन मार्केट ज्यादातर कमजोर रहे, खासकर जापान, चाइना और साउथ कोरिया में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसका बड़ा कारण बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग को लेकर बना अनसर्टेनिटी और क्रैश की चर्चाएं मानी जा रही हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैंक ऑफ जापान का फैसला शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जरूर ला सकता है, लेकिन हर गिरावट को क्रैश मान लेना सही नहीं है। निवेशकों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है शांति से ऑब्जर्वेशन करना और किसी भी हाइप में आकर जल्दबाजी न करना।
सरकार ने सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया है, जिसका मकसद सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े कानूनों को सरल और एकीकृत करना है। इस बिल के तहत सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को मिलाकर एक सिंगल प्रिंसिपल बेस्ड कोड बनाने का प्रस्ताव है। इससे नियमों की क्लैरिटी बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। बिल में सेबी की भूमिका को और मजबूत करने, डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और छोटे उल्लंघनों को क्रिमिनल की जगह सिविल पेनल्टीज में बदलने का प्रस्ताव है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए ओम्बड्समैन मैकेनिज्म और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का भी प्रावधान रखा गया है। हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली जब जेफरीज ने स्टॉक को होल्ड से अंडर परफॉर्म में डाउनग्रेड कर दिया। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी घटाकर 4,950 रुपये कर दिया है। जेफरीज की सबसे बड़ी चिंता कंपनी के घरेलू मार्केट शेयर को लेकर है, जो 28% तक गिर गया है और 25 साल के निचले स्तर के आसपास बताया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को जीएसटी से जुड़ा करीब 238 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। बैंक ने साफ किया है कि वो इस ऑर्डर को कानूनी तरीके से चुनौती देगा। बैंक के मुताबिक ये मामला पहले से चल रहे मामलों से जुड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आज हल्की मजबूती के साथ 1,357 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। सम्मान कैपिटल के शेयर में दोपहर 18 दिसंबर 2:45 पर अचानक तेज गिरावट आई, जिससे निवेशक घबरा गए। लेकिन इस गिरावट के पीछे कोई नई रेगुलेटरी फाइलिंग या फ्रेश एक्शन सामने नहीं आया। बाजार इसे पुराने लीगल ओवरहैंग और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी सुनवाई की वजह से बने डर का असर मान रहा है। कंपनी ने साफ किया है कि एफआईआर में सम्मान कैपिटल का नाम नहीं है और जांच पुराने प्रमोटर लिंक्ड मामलों से जुड़ी है। ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई नई स्टैट्यूटरी एक्शन नहीं है। आम निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि कीमत से ज्यादा खबरों पर नजर रखें। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई, कंपनी की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन और रेगुलेटर की किसी भी नई कम्युनिकेशन को लगातार ट्रैक करना बेहद जरूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो मीशो के शेयरों में करीब 9% की जोरदार तेजी आई। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल में जोरदार उछाल देखने को मिला और शेयर करीब 18% चढ़ गया। कंपनी की सब्सिडियरी को 1,330 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर ऑर्डर मिलने की खबर से ये तेजी आई। वेदांता को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि एनसीएलटी ने कंपनी के प्रपोज्ड डिमर्जर को मंजूरी दे दी है। पावर डिमर्जर से जुड़े कुछ अप्रूवल्स अभी पेंडिंग हैं, जिनकी अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। वेदांता का शेयर करीब 579 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर कंपनी का फोकस प्री सेल्स ग्रोथ कर बना हुआ है। मैनेजमेंट को करीब 20% प्री सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है, जो जियोग्राफिकल और सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन से आएगी। टीसीएस ने यूके की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अवीवा के साथ अपनी पार्टनरशिप को और विस्तार दिया है। अब टीसीएस की सब्सिडियरी डिलीजेंटा यूके अवीवा की 6.5 मिलियन से ज्यादा पॉलिसीज को मैनेज करेगी। इस खबर के बाद टीसीएस के शेयर में मजबूती दिखी और स्टॉक करीब 1.7% चढ़ा। बढ़े हुए वॉल्यूम्स ये दिखाते हैं कि निवेशकों ने इस डील को पॉजिटिव तरीके। शेयर बाजार से जुड़ी एक और अहम खबर में बताया गया है कि बजाज होल्डिंग्स और स्विगी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी की भी एफएनओ सेगमेंट में एंट्री होने जा रही है। इन शेयरों के एफएनओ में शामिल होने से इन पर ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने सीनियर मैनेजमेंट स्तर पर बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि 1 जनवरी से सौमिन राय को ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने अखिल गर्ग को एयरटेल इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त करने को भी हरी झंडी दे दी है। कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि शाश्वत शर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। बायोकॉन ने जानकारी दी है कि अमेरिका में स्थित उसकी न्यू जर्सी यूनिट को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से निरीक्षण के बाद इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस मिला है। वीएआई स्टेटस का मतलब होता है कि निरीक्षण के दौरान कुछ टिप्पणियां दर्ज की गई हैं, जिन्हें कंपनी स्वेच्छा से सुधार सकती है और इसके लिए किसी रेगुलेटरी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। ल्यूपिन ने बताया है कि उसकी फिलीपींस और ब्राजील स्थित सब्सिडियरी ने नियोफार्म के साथ एक लाइसेंसिंग करार किया है। इस समझौते के तहत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से जुड़ी दवा ब्रांड प्लासिल की बिक्री की जाएगी। कंपनी के अनुसार इस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के जरिए ल्यूपिन संबंधित बाजारों में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करेगी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सेगमेंट में कारोबार का विस्तार करेगी।
मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने पुणे में अपने विस्तार की घोषणा करते हुए यहां 450 बेड का एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित करेगी, जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। ये अस्पताल पुणे के यरवड़ा में बनाया जाएगा और इसके अगले 3 सालों में अलग अलग फेज में तरीके से चालू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के साथ मैक्स हेल्थ केयर वेस्टर्न इंडिया में अपनी चौथी फैसिलिटी स्थापित करेगा, जिससे महाराष्ट्र में उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी। इंडिगो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विभिन्न रूट्स पर हाल में हुई उड़ानों की बाधाओं को लेकर इंडिगो के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। नियामक के अनुसार शुरुआती आकलन के बाद आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वीआई की सब्सिडियरी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एनसीडीज के जरिए 3,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने कहा कि वीआई की सब्सिडियरी वीआई टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 3,300 करोड़ रुपए की फंडिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये राशि अनलिस्टेड, अनरेटेड और सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करके जुटाई गई है। रिलायंस की एफएमसीजी सब्सिडियरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तमिलनाडु की हेरिटेज न्यूट्रिशन और फूड ब्रांड उदयम्स एग्रो फूड्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। इस डील से फूड कंपनी और तमिलनाडु का हेरिटेज न्यूट्रिशन ब्रांड उदयम्स आरसीपीएल के साथ आ गया है, जिससे एफएमसीजी कंपनी के ब्रांडेड स्टेपल्स पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी। कंपनी ने कहा कि आरसीपीएल ने उदयम्स एग्रो फूड्स में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि कंपनी के पुराने प्रमोटर्स के पास बाकी हिस्सेदारी बनी रहेगी। अस्त्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स आज हल्की गिरावट के साथ 881.40 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन स्टॉक फोकस में इसलिए है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इस पर बाई की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने करीब 1100 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 24% का अपसाइड दिखाता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इसमें मूवमेंट आ सकता है। टाटा पावर का शेयर आज करीब 1% गिरकर 374.35 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है। टाटा पावर लगभग 2000 करोड़ रुपए का फंड बॉन्ड इशू के जरिए जुटाने जा रही है, जिसका मकसद पुराने कर्ज को रीफाइनेंस करना है। शेयर 400 से 410 के लेवल पर बार बार रुक रहा है। जब तक ये लेवल पार नहीं करता, तब तक कंसोलिडेशन रह सकता है। टिटागढ़ रेल सिस्टम्स को इंडियन रेलवेज से करीब 273 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। स्टॉक अपने हाई से करीब 60% तक गिर चुका है और इसमें कंपनी की कोई बड़ी इंटरनल समस्या नहीं दिखती, इसलिए ऑर्डर न्यूज़ के चलते इसमें शॉर्ट टर्म रिएक्शन आ सकता है। MTR टेक्नोलॉजीज को मेघा इंजीनियरिंग से करीब 310 करोड़ रुपए का सिविल न्यूक्लियर ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करता है। आज स्टॉक थोड़ा कमजोर बंद हुआ, लेकिन बड़े ऑर्डर की वजह से कल इसमें पॉजिटिव। आदित्य बिरला फैशन मुंबई में स्टेट टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस ने ऑडिट की कार्यवाही पूरी होने के बाद कंपनी पर टैक्स डिमांड का आदेश जारी किया है। कंपनी ने कहा कि यह आदेश 16 दिसंबर 2025 को प्राप्त हुआ, जिसके तहत कुल 13.77 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड लगाई गई है। नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल्स के शेयर फोकस में इसलिए आए हैं क्योंकि कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से एक बड़ा EPC ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट गोवा में NH 748 के एक हिस्से से जुड़ा है और इसे 18 महीनों में पूरा किया जाना है, जिसकी कुल वैल्यू 322.27 करोड़ रुपए है। इस ऑर्डर की खास बात यह है कि इसकी वैल्यू कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप से भी ज्यादा है, जो करीब 208 करोड़ रुपए के आसपास है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी के ऑर्डर बुक और आने वाले रेवेन्यू के लिए मजबूत संकेत माना जा रहा है। टाटा पावर के शेयर आज दबाव में दिखे क्योंकि इंडोनेशिया के कोल एक्सपोर्ट टैक्स को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इस वजह से टाटा पावर की अर्निंग्स पर करीब 5% तक का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते शेयर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट पहले से ही ऐसे एक्सटर्नल कॉस्ट प्रेशर्स को लेकर सतर्क बना हुआ है। आने वाले समय में कोल प्राइसेस और टैक्स पॉलिसी पर नजर रखना जरूरी होगा। ICICI प्रूडेंशियल AMC का स्टॉक शुक्रवार 19 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होने जा रहा है और लिस्टिंग से पहले इसे लेकर माहौल पॉजिटिव दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस की दिलचस्पी और मजबूत GMP इसके प्रति निवेशकों का भरोसा दिखाते हैं। इक्विरिस सिक्योरिटीज ने ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए लॉन्ग रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने 2,900 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो इशू प्राइस से करीब 34% का संभावित अपसाइड दिखाता है। PL कैपिटल ने भी ICICI प्रूडेंशियल AMC पर बाय रेटिंग देते हुए 3,000 रुपए का टारगेट दिया है। अपर प्राइस बैंड 2,165 रुपए के मुकाबले इसमें करीब 40% तक की तेजी की संभावना जताई गई है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल पर नोवामा ने रेटिंग घटा दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक को होल्ड से रिड्यूस कर दिया है और टारगेट प्राइस 141 रुपए से घटाकर 106 रुपए कर दिया है। नोवामा का मानना है कि स्टील की कीमतों में कमजोरी की वजह से सेल के ईबिटा पर दबाव बना रहेगा। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी एक्सपर्ट्स फिलहाल नेगेटिव बने हुए हैं। उनका कहना है कि स्टॉक में अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा, इसलिए नई खरीद से बचे और अगर तेजी मिले तो निवेश निकालने की रणनीति अपनाएं। शेयर 5% गिरकर 31.28 रुपए पर बंद हुआ है और ये अपने नए ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया है। आरआरपी सेमीकंडक्टर सोशल मीडिया पर चर्चा के बाद अब एक्सचेंज की कड़ी निगरानी में आ गया है। बीएसई ने स्टॉक पर सर्विलेंस मेजर्स लागू किए हैं और ट्रेडिंग को सीमित कर दिया गया है। इसमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन और वो भी सीमित प्राइस बैंड में ट्रेडिंग हो पा रही है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक आरआरपी सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 फुल टाइम कर्मचारी हैं और शेयर होल्डिंग का बड़ा हिस्सा प्रमोटर और उनके करीबी लोगों के पास है। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। तेज उछाल, बहुत कम वॉल्यूम और सीमित ट्रेडिंग के चलते आरआरपी सेमीकंडक्टर फिलहाल निवेशकों और रेगुलेटर दोनों की कड़ी नजर में है। ऐसे में स्टॉक में जोखिम काफी ज्यादा माना जा रहा है। अशोक लेलैंड के शेयर आज नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं और इसी के साथ कंपनी ने पहली बार करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप भी हासिल कर लिया है। कमजोर बाजार के माहौल में भी इस तरह की मजबूती ये दिखाती है कि कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स पर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। यूएस से जुड़े मैक्रो डेटा की बात करें तो जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक ही आया है। मार्केट को करीब 2,04,000 का अनुमान था और एक्चुअल डेटा भी इसी के आसपास रहा, जिससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला। इससे ज्यादा अहम इन्फ्लेशन डेटा रहा, जहां एक्सपेक्टेशन 3.1% की थी लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन 2.7% पर आ गई। ये आंकड़ा दिखाता है कि महंगाई पर दबाव कम हो रहा है, जिसे मार्केट्स ने पॉजिटिव सिग्नल माना है। इस बेहतर इन्फ्लेशन डेटा के बाद यूएस मार्केट फ्यूचर्स में हल्की तेजी देखने को मिली और डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी हरे निशान में नजर आए। इससे संकेत मिलता है कि यूएस मार्केट्स की ओपनिंग सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव रह सकती है।